हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पर हम 3 एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 के सभी प्रश्न फुल सॉल्यूशन और बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, और इस क्रम में हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए, ए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें जो एक्स या वाई जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक, और इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये इसकी क्वालिटी है। साथ में नंबर 2 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो लीनियर इक्वेशन हो उनको हम एक साथ लिखें तो उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसमें अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट हैं, यानी कोफिशिएंट बोले तो x के इंटू में जो लिखा है और y के इंटू में जो लिखा है, इनमें अंतर करने के लिए इसे a1 b1 c1 और दूसरे को a2 b2 c2 कह देते हैं। और दो इक्वेशन को एक साथ लिखें तो इसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी यानी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ हम सभी मेथड से आपको क्वेश्चन बताएंगे। आगे देखते हैं। साथ में जो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होती हैं उनसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की नेचर भी फाइंड कर सकते हैं। नेचर बोले तो वो किस टाइप की है। जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये कब करेंगी, जब x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो हो वो इक्वल ना हो, यानी नॉट इक्वल हो, तो ये क्रॉस करेंगी। तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करेंगी, या कंसिस्टेंट होंगी, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो इन चारों में से के कंडीशन के लिए एक ही कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला दूसरा तो सेम हो रेशियो, लेकिन तीसरा जो है वो डिफरेंट हो, तो इस टाइप की लाइन होंगी जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। और किसी लाइन का जो सॉल्यूशन है तभी होता है जब वे लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। अगर कट नहीं कर रही है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे इस टाइप की लाइन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तभी होता है जब उसका सॉल्यूशन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और इसे हम पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन, अब देखिए तीनों रेशियो सेम, कौन कौन से, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम हो, तो हम इसे जो बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन क्या है दूसरी लाइन के ऊपर आके टच हो गई, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंटों पर टच कर रही है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट। और जब इसका सॉल्यूशन है तो उसे हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहेंगे। ठीक है, और इसे हम देखिए ये भी बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो इक्वेशन होती हैं दो, उनको सोल्व करने के जो तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं यह हम आपको बता रहे हैं। तो इसे करने का तरीका क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनके जो कोफिशिएंट हैं ये वाले आपको दिख रहे होंगे, तो इनको उठा के ऐसे साइड से लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद माइनस का y लिखेंगे और उसके बाद 1 लिखेंगे। कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, दो इक्वेशन, और हमें उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है तो सबसे पहला काम हमें ये कर लेना। इसके बाद क्या करना है, देखिए पहले वाले को इसे हम छुपाएंगे। छुपाने के लिए मैं यहाँ पर, चलिए इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको छुपाएंगे और जो बचा हुआ है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, देखिए ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। इसी से इसका नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी से, क्योंकि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और इनकी मल्टीप्लाई b1 की c2 से करेंगे, फिर बीच में जो माइनस चिन्ह है ये हम अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर b2 की c1 से करेंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस अब हम क्या करेंगे, बाय वाला जो टर्म है यानी कि इसको छुपा लेंगे।
जब छुपाएंगे तो अब कौन सा बचा, फर्स्ट और लास्ट, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। A1 की C2 से, देखिए या A1 की C2 से जो बचा हुआ है यहाँ ऐसे लिखा हमने, और फिर A ऐसे रखी A2 की C1 से। उसके बाद हम तीसरा वाला छुपाएंगे। तीसरा वाला कौन सा है, ये वाला। जब इसे छुपाएंगे तो बचा फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड बचा, तो इसकी भी हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, A1 B2 या बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाया, और उसके बाद A2 B1। ठीक, तो अब देखिए इसकी हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है। तो इसमें हमें क्वेश्चन को समझना पहले, और क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन को अपने आप पर यानी कि डेली लाइफ में यूज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा आफ्ताब, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को आफ्ताब मान लीजिए। ठीक है, मानने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि मैथ में मानने से ही काम चलता है। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए क्या मानना है, आफ्ताब मानना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आप अपनी पुत्री से कहते हैं। अब आप कहोगे कि हम तो 10th क्लास में पढ़ते हैं, हमारी पुत्री कोई ना होगी, तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यानी आप अपनी पुत्री से कहते हैं 7 years एगो। एगो का मतलब हो गया पहले, 7 years एगो, तो 7 years एगो यानी पहले। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एक्स के हैं इस समय, और आपकी जो पुत्री है, आपकी जो बेटी है वो बाई की है, तो 7 years एगो यानी कि 7 years पहले आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 7 कम हो जाएगी, यानी x - 7। क्या आपकी पुत्री भी कम होगी 7 वर्ष की, या उतनी रहेगी, आपकी पुत्री भी कम हो जाएगी, यानी आपकी पुत्री हो जाएगी y - 7। दोबारा फिर ध्यान दें, आप आफ्ताब है, ये आपकी पुत्री है, आपकी उम्र x है, आपकी पुत्री की y है, तो 7 years एगो यानी कि पहले आपकी हो जाएगी उम्र x - 7 और आपकी पुत्री हो जाएगी y - 7। अब आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। I was 7 times as old as you were then also, यानी कि आप जो हो जाएंगे वो you were, I was 7 times, 7 times का मतलब यानी कि आप क्या है 7 वर्ष पहले x - 7 के, आपकी पुत्री कितनी है 7 वर्ष पहले y - 7, और आप अपनी पुत्री के बराबर कब हो जाओगे, जब पुत्री की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो लीजिए ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये मैंने लैंग्वेज के रूप में नीचे लिख दिया है, आप इसे लैंग्वेज के रूप में इस तरह से लिखेंगे। 7 years एगो की बात चल रही है, अब ये आफ्टर की बात है, 7 years अगले पेज पे है, ये इसकी लैंग्वेज मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये वाली बात मालूम चल जाए। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए 7 लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x, वो मैंने लैंग्वेज के रूप में देखिए यहाँ पर लिख दिया है, और 7 years एगो की कितनी होगी x - 7 और y - 7। अब देखिए 7 टाइम्स ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व कर लिया, देखिए 7 के अंदर एंट्री कर ली, और ये इक्वेशन जो है आपकी बन के ये तैयार हो गई इक्वेशन, ठीक। अब सेकंड आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। I shall be 3 times, I shall be 3 times, यानी कि इस समय आपके क्या है x के हैं, और आपकी पुत्री कितनी की है y की है, और I shall be 3 times old as the you will, यानी आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years का मतलब 3 years आफ्टर, तो इस समय आप x के हैं और आपकी पुत्री कितनी y की है, तो 3 वर्ष आफ्टर आप कितने हो जाएंगे x + 3 के हो जाओगे, और पुत्री कितने की हो जाएगी y + 3 की, और वो क्या है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे y + 3 से, यानी आपकी उम्र जो है आपकी पुत्री की उम्र की 3 टाइम्स है, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज के रूप में इसको ऐसे लिखना है, 3 years hence of आफ्ताब एज, ये हो गई, और 3 years बाद आपकी उम्र हो गई y + 3। अब ये कितनी 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर एंट्री कर दी 3 की, और इसको हमने कॉरस्पॉन्डिंग कर लिया, y को लेफ्ट में लिया है, इसको राइट में ले गए, तो देखिए ये आ गई इक्वेशन। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसे हम बोलते हैं अलजेब्री के लिए, क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्री के लिए, ठीक है। अब एक पहली सिचुएशन मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ये वाली सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन हो गई ये वाली। अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम नोट कर लेंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप ग्राफिकली कैसे निकालते हैं इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम उठा लेते हैं, यहाँ से x या y जो भी इजी हो उसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बड़ी इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे y के प्लेस पे
हम अपनी तरफ से कोई सी कम से कम 2 वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी कि आपको 2 या 3 वैल्यू रखनी है, मिनिमम 2 तो रखनी है। कोई भी y के स्थान पे अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे y के प्लेस में हमने रखा 5, तो जब हम इसे y के स्थान पे हम 5 रखेंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेट होकर आएगा 7 माइनस का। y के प्लेस पे यहाँ रखेंगे 6, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 यानी 0। y के प्लेस पे हम रखेंगे फिर 7, तो 7 7 जा 49, 49 में से 42 7। तो इस तरह से ये टेबल हम बना लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से भी हम देखिए ये काम करेंगे। तो यहाँ से भी देखिए हम x की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमने y को राइट में ले गए और y के प्लेस में फिर हम वही वैल्यू रखेंगे अपनी तरफ से, और ऐसी वैल्यू रखेंगे कि x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, फ्रेश आनी चाहिए, यानी कि उसमें अपॉन नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली नहीं आनी चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन ना हो, पॉइंटों में नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना। कोई सी भी हम दुनिया की कोई सी वैल्यू रख सकते हो, बस ऐसे रखें जो इसके आसपास हो, दूर ना है। तो 0 रखा हमने, फिर -1 रखा, फिर -2 रखा, और देखिए ये टेबल इसकी बन गई। अब ग्राफ कैसे बनाना देखिए समझेंगे इसको। ग्राफ बनाने के लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट है -7, -7, 5। तो x -7 कहाँ पर होगा, ये आ गया। देखिए पहले हम क्या है, ग्राफ के जो पेपर होगा उसमें बीच में बड़ा सा प्लस का निशान बनाएंगे। 0 से जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उससे हम राइट में प्लस लेंगे, प्लस वाली वैल्यूज, और लेफ्ट में माइनस वाली लेंगे। 0 से ऊपर की ओर y की पॉजिटिव वैल्यू और 0 से नीचे की ओर y की निगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पर जैसे लिखा है x -7, तो -7 कहाँ पर है, ये वाला। y 5, 5 कहाँ पर है, ये वाला। अब इनका जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इनका जो, पहले यहाँ से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, यानी दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और जहाँ पर ये टच करती हैं उसे हम वो पॉइंट लिख देते हैं, यानी -7, 5। बिल्कुल सेम ऐसे ही 0,6, x 0 लेना है तो x बराबर 0 तो यही हो गया। y बराबर 6 लेना तो 6 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए आ गया, ये पॉइंट आएगा। इसके बाद थर्ड वाला 7,7, x 7 है और y कितना, y भी 7 है। अब देखिए x 7 है तो यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींची हमने x एक्स पे, उधर y से परपेंडिकुलर लाइन खींची, जहाँ कट करेंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा 7,7। अब आपको स्केल से इसको ऐसे करके मिला देना। तो ये हो गया पहली लाइन का ग्राफ। बिल्कुल इसी तरह से आप जो सेकंड लाइन का देखिए ग्राफ ड्रा हो गया है यहाँ पे, आप बिल्कुल इसी तरह से सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो कहलाएगा इसका ग्राफिकल ड्राफ, और जो अभी मैंने पीछे लिखा था ये कहलाता है इसका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम वॉज 3 बैट, यानी कि कोच है वो 3 तो बैट परचेज करता है और 6 बॉल परचेज करता है, और जो शॉपकीपर होता है उसको 3900 रुपीज़ उसको पेड कर देता है। अब जरा समझिए कि हम ये मान लेंगे कि जो क्रिकेट की जो टीम है वह 3 बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो हम x मान लेंगे, ठीक है। तो 3 बैट की ज़्यादा होगी यानी 3x हो जाएगी। एक बॉल की जो कॉस्ट है हम वो बाई ले लेंगे, है कितनी 6 बॉल, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6 बाई, और इन दोनों को मिला के यानी कि 3x और 6 बाई को प्लस कर दें तो वो कितना हो जाएगा टोटल 390, ठीक है। तो इसी को लैंग्वेज के रूप में देखिए हमने यहाँ लिख दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी x एंड 3 बॉल की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी 3x। इस तरह से 1 बॉल की जो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो बाई है, ठीक है। इस तरह बैट की कॉस्ट थी और ये बॉल की 6 बॉल की जो कॉस्ट होगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब ये पहली कंडीशन हमारी ये बन गई। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। देखिए क्या लिखा, सी वॉज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, यानी कि सी वॉज अनदर बैट, एक और बैट वो लेती है यानी कि x रुपए का हो गया, और 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, यानी उसी टाइप की जो 2 बॉल और ले लेती है। तो भाई एक बॉल बाई की थी तो 2 बॉल्स कितने की होगी 2 बाई की, और उनका टोटल कितना बैठ रहा है 300। तो देखिए एक कंडीशन यहाँ से ये वाली बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिख दी है x + 2y = 300, ठीक है। तो x + 2y = 1300, और एक इक्वेशन यहाँ से बनी।
इसके 3 से इसको देखिए हमने डिवाइड कर दिया, इसे इसको डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 और ये आ गया। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन हो गई। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन और करना है, यानी कि इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए फिर हम वही काम करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। लीजिए, अब देखिए, सबसे पहले 2 इक्वेशन हमने लिखी, फिर इक्वेशन फर्स्ट से आप जो इजी हो वो आप यहाँ से x को फाइंड कर लेंगे, y को राइट में ले जाएंगे। अब y के प्लेस पे हमें अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जो x के यानी y के क्लोज ही आए, ज़्यादा दूर नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है। अब ग्राफ में इतनी लंबी वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि स्केल मानेंगे। स्केल हम ये लेंगे कि 100 जो है वो 1 सेंटीमीटर का इक्वल है, और जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर 100 है तो 100 बॉक्स तो उसमें होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 100 को 1 सेंटीमीटर इक्वल मान लेंगे। यानी जैसे हमने पहले यहाँ पे 1 लिखा था, अब यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है तो हम इसको ग्राफ को बिल्कुल कॉर्नर में ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो लाइन खींची है हम बिल्कुल ग्राफ के बीच में खींचते हैं, और अगर उसमें कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर में ऐसे करके खींचते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ग्राफ ड्रा करने से पहले इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने सॉरी x के प्लेस पर हमने y के प्लेस पर देखिए 600 रखा। जब हम 600 रखेंगे तो 6 2 जा 12, ये 100 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 700 रखेंगे तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 1400, और ये बचेगा माइनस के 100। ठीक है, तो माइनस की छोटी सी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे दिखा दी। अब इसको ग्राफ में कैसे बनाना, जैसा कि पहले हमने बताया था बिल्कुल सेम ऐसे ही, x 300 यानी कि यहाँ पर देखिए 100 200 300 ऐसा ले लेंगे, y कितना 500, ये आ गया। देखिए फिर क्या वही काम करना, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ऐसे, और यहाँ से 300 था, हाँ 300 पर देखिए परपेंडिकुलर लाइन खींचनी, और जहाँ ये लाइन कट करेगी उसे हम पॉइंट डाल देंगे 300, 500। बिल्कुल सेम ऐसे इसके लिए करेंगे। x पे 100 है तो यानी कि यहाँ पर आ गया, देखिए y पे 600, ये आ गया। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी हमने, जहाँ ये कट करी उसको बाद में लास्ट में हम स्केल से इसको मिला देंगे। बिल्कुल यही काम हमने इस वाली इक्वेशन के लिए किया, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो ये हो गया इसका जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो पहले इस क्वेश्चन को हम देखिए पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्राफ्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी 1 किलो 2 kg एप्पल्स और 1 kg जो ग्रेप्स हैं उनका जो टोटल कॉस्ट थी वो 160 थी। तो हम ये मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि जो 1 kg कितना 1 kg की जो कॉस्ट है वो x है, तो 2 kg की डबल हो जाएगी यानी 2x हो जाएगी। 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y है, तो 1 kg की यही रहेगी। तो 2x प्लस y हमें कितना दे रखा 60। तो पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 160। तो ये लैंग्वेज के रूप में हमने यहाँ लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है, आफ्टर अ मंथ यानी कि 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg। भाई 1 kg की जो कॉस्ट है वो x है, तो 4 kg कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। इसी प्रकार से जब 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y है तो 2 kg कितनी हो जाएगी 2y, और इन सबका जो टोटल है वो कितना पेड किया 300। लीजिए दूसरी इक्वेशन जो हमारी ये बन जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पर ये लिख दिया है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 रह जाएगा, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जब 2 और 2 5 10 ये आ गया। तो अब इक्वेशन फर्स्ट 2 को हमने ये लिख दिया, तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। क्या बोलेंगे इसको, रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली कैसे करना ये हमने पहले भी आपको बता दिया, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाली सिचुएशन जो है वो इसकी ग्राफिकली, ग्राफ बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड बनाया। ये आपको अच्छे समझ में आऊँगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से देख के बना लें। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बनाएंगे हम और फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X टुक पार्ट आ मैथमेटिक्स क्विज। अब देखिए 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जो किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो इसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए गर्ल्स को x ले लेते हैं और बॉयज को y ले लेते हैं। तो भाई इन सबका जो टोटल होगा दोनों का कितना हो जाएगा 10। लीजिए एक इक्वेशन तो बन गई यही शुरू में बिना कुछ हल्दी मिर्च मसाला लगाए। क्या है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो आप मान के चलिए आप 10th में पढ़ते हैं और आपकी क्लास की बात चल रही है। इसमें x तो गर्ल्स हैं और y क्या है बॉयज है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो कितना है 10 है। अब देखिए आगे पढ़े। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x, ध्यान समझना, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी y से x जो है वो 4 ज़्यादा है। अब देखिए ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, अब हम इनको इक्वल करना चाह रहे हैं। गर्ल्स जो ज़्यादा है बॉयज कम है, तो क्या इक्वल हो सकता है? नेवर। इक्वल कब होगा? जो कम है उसमें हम उतने प्लस कर दें जितने ज़्यादा है, या जो ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दें। तो इसकी सिचुएशन क्या बन सकती है? या तो ये बन सकती है x माइनस 4 इक्वल टू वाई, या x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो देखिए इस बात को हमने लिख दिया है, लेटर नंबर ऑफ गर्ल्स भी x एंड नंबर ऑफ बॉयज भी 22, टोटल ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन x कितना दे रखा है? y प्लस 4। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करना हमें इसको? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन व्हिच। तो इसको हमें ग्राफिकली अब इसको सॉल्व करना। तो अब आपको बता दें हम इंफॉर्मेशन के लिए, हम जब ग्राफ बनाएंगे और जहाँ ग्राफ ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो वो जो कटिंग पॉइंट होगा वही जो कहलाएगा इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी जो पहला पॉइंट होगा वो x कहलाएगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो y कहलाएगा। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे रखते हैं और इनसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने आ गई है और इक्वेशन सेकंड भी आपके सामने आ गई है। तो फर्स्ट से हमने ये टेबल बनाई जैसा कि पहले आपको बताया गया था। y हमने निकाला है से y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब x के प्लेस पे अपनी तरफ से, किसकी तरफ से? अपनी तरफ से यहाँ पे वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे x की वैल्यू बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है, देखने में अटपटी ना लगे। कैटेगरी का मतलब ऐसी अपोन में ना आए, पॉइंटों में ना आए, 2 3 5 ऐसे नहीं आनी चाहिए, अच्छी सी आए, थोड़ा फ्रेश बिल्कुल। ठीक है, यानी इंटीजर आए, ऐसी कुछ वैल्यू रखनी है। तो हमने क्या करा, x के प्लेस पे 6 रखा तो 4 आ गया। देखिए रख के देख लीजिए, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनसे देखिए ग्राफ ये वाला बन गया। ग्राफ बनाना मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको बताया था, फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं। तो पहले x बराबर 6 लेंगे और y बराबर 4। तो x 6 कहाँ पर आ रहा है? देखिए ये आ रहा, y बराबर 4 कहाँ पर है? ये। अब इनका कटान पॉइंट ले लीजिए। तो कटान पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ से 6 है ना, x बराबर 6, तो 6 देखिए ये गया, ये ऐसे करके ये आ गया। y बराबर कितना है? 3। तो इनका जो कटान पॉइंट है उसे हम लिखेंगे 6 कोमा, ये y बराबर 4 था तो 6 कोमा 4। x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 कहाँ पर है? ये। y इज इक्वल टू 5 कहाँ पर है? ये। अब देखिए इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे करके और इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। जहाँ ये कट करेंगे तो वो पॉइंट हो जाएंगे इसके 5 कोमा 5। सेम एज 4 कोमा 6। x इक्वल टू 4 ये आ गया, y इज इक्वल टू 6 कहाँ है? यहाँ पर आ गया। इनका कटान पॉइंट ये आ जाएगा। और बाद में इसके से इसको प्यार से मिला देंगे। बिल्कुल यही काम इसके लिए करना। ठीक है, वो तो इसका देखिए ग्राफ ही आ जाएगा। अब आप इसे ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसमें, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो यहाँ से ये तो वैल्यू हो जाएगी x की, यानी x कितना हो गया? 7। देखिए ये आ गया 7। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है, कहाँ पर है? 3 है। यहाँ से 1 2 3, y इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो x पे जो कवर्ड डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, जो y पे कवर होगी वो y की वैल्यू। तो 7 कोमा 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे आंसर में? फ्रॉम ग्राफ नंबर ऑफ गर्ल्स यानी फर्स्ट x की वैल्यू 7, नंबर ऑफ बॉयज 3, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझें इसको। 5 पेंसिल। तो भाई हम एक पेंसिल की कॉस्ट x ले लेते हैं तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी 5x लो। एक पेन की कॉस्ट हम ले लेते हैं y, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? 7y। और इनका टोटल कितना है? 50। तो 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। लो, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको लैंग्वेज के रूप में ऐसे फिट कर दो। अब आगे देखिए क्या लिखा है। 7 पेन, एक पेन x का तो 7 पेन कितने के हो गए? 7x। 5 पेन, एक पेन y का तो 5 पेन कितना होगा? 5y। इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल कितना दे दिया हमने? 46। लीजिए दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करना है? इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये अब देखिए दोनों को ग्राफ, ये देखिए ये
अब इक्वेशन हमने दोनों देखिए यहाँ पर डाल दी, पहली ये आई दूसरी ये आई, इसको हमने यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे? बाई को उठाकर राइट में ले गए और 5 को अपोन में ले गए। अब क्या करना, बाई के प्लेस पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो फ्रेश आनी चाहिए, यानी कि अपोन में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली ना आनी चाहिए, पॉइंट वाली नहीं आनी चाहिए। इस तरह का हमें ध्यान रखना है। तो ये अपनी तरफ से रखनी, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। बस यहाँ पर पहलू देखो, जिस तरह मेरी आई है बिल्कुल ऐसे ही आपकी आनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो इसका देखिए ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया है। पहले वाला ग्राफ आपको आ गया होगा बनाना। कौन सी लाइन थी? 5x + 7y। इसके पॉइंट क्या थे? 3,5 और 10, ये वाली लाइन आ गई। दूसरी वाली लाइन ये बना दी। अब देखिए कहाँ कट करा है, यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए x कितना है, x है 3, तो 3 आगे देखिए। y कितना है, y देख लीजिए यहाँ से 5। तो यहाँ वही लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, फ्रॉम ग्राफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 3 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये इसका आंसर हो गया, बस ये लिख देना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बात बताऊंगा, और उस बात को बताने से पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यानी सॉरी, पहले आपको जो दो इक्वेशन दी होंगी उनकी कंपेयरिंग करके ये निकालना है। क्या निकालना? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कॉन्सिडेंट। उसके बाद हमें बताना है कि क्या वे दोनों लाइन ऐसे कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं, या पैरेलल है, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, लेटी हुई है। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है? अब देखिए इन इक्वेशन की नेचर है वो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ, और मैं दोबारा आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/a2, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अभी डिटेल से दिखाता हूँ। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है तब जब a1 और a2 तो बराबर हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 व्हाट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसा कब होता है? जब तीनों ही सेम हो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। चलिए मैं इसके दर्शन भी तुम्हें करा देता हूँ। देखिए ये सिचुएशन है। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी है? ये वाली। ठीक, और पैरेलल की सिचुएशन ये वाली है, और कौन सी कंसिस्टेंट की सिचुएशन ये वाली है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब इसका क्वेश्चन भी हम कर देते हैं। अब देखिए पहले क्या करना, पहले एक हिंदी ये अंग्रेजी की लाइन लिखनी है। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में ये लिखनी है, अंग्रेजी की लाइन। ठीक, ये जो कहलाएगा ये कहलाता a1/a2, लीजिए ये आ गया। दूसरा वाला जो होता है ये वाला, ये कहलाता b1/b2, लो ये आ गया। और ये जो c कांस्टेंट टर्म होता है ये कहलाता c1/c2। ठीक, अब यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए पहली कंडीशन चेक करते हैं, कितना है 5/7 और ये कितना -2/3। क्या ये इक्वल है? ये लिख दिया हमने। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दोनों इक्वल नहीं है, वो अलग अलग है, दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब पहली कंडीशन हो गई, यानी इंटरसेप्ट हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए। पहले क्या निकाला हमने, a1/a2, b1/b2 कितना 3/6, c1/c2 कितना ये। अब देखिए इसमें अब हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल हैं तो कौन सी कंडीशन बनेगी? थर्ड वन, ये वाली, यानी कि नो सॉल्यूशन, सॉरी कंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सिडेंट। ठीक है, अब इसको देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बिल्कुल सेम एज ये वाला क्वेश्चन है। अब आप बात समझ में आ गई होगी आपके, तो फिर वही काम करना है। a1/a2 कैसे निकालना? कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए ये आ गया a1/a2। b1/b2 क्या? कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया देखिए। और फिर c1/c2 कोफिशिएंट ऑफ। अब देखिए इसमें लेफ्ट में अगर दिया हो तो पहले राइट में ले आने के लिए यहाँ पे देखिए माइनस हमने लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि राइट में दिया हुआ है और होना किधर चाहिए? लेफ्ट में, इसलिए माइनस लगाया हुआ। ठीक है, अगर ना भी लगाएंगे आप काम तो चल जाएगा, आंसर भी आपका ठीक आएगा, लेकिन आप माइनस लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए पहली कंडीशन ही यहाँ पर देखिए, ये कितना 3/2, ये कितना है 2/3। डिफरेंस अलग अलग है तो कैसा हो गया? कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना। तो
कंसिस्टेंट कब होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कंसिस्टेंट तब होता है जब उसका कोई सॉल्यूशन होता है, यानी ऐसे हो। और कब होता है या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लेटी हुई हो तब भी कंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन में फिर वही काम हमें करना है। a1/a2 यहाँ से देखिए निकाल लिया हमने, ये आ गया। b1/b2 क्या होगा, दिस अपॉन दिस, ये आ गया। c1/c2 क्या होगा, दिस अपॉन दिस। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ये कितना सोल्व होगा, कितना आ गया 1/2 आ गया। ये सोल्व होगा कितना आया 1/2, और ये सोल्व होगा डिफरेंट, यानी पहले दूसरे तो सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, इनकंसिस्टेंस। तो इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो इसके भी मैं एक बार आपको दर्शन करा दूँ। तो ये देखिए, इसमें अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, जैसा कि आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला कंसिस्टेंस। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइन है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं हो। और अगर एक लाइन के ऊपर चढ़ी हुई है तब भी हम उसको जो है कंसिस्टेंट लाइन ही बोलते हैं। ठीक, तो अब इसका क्वेश्चन देखिए, ये दो हमने बता दिए। अब इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दूसरे का थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब पहले हमने क्या करा, वही काम किया। एक्स का कोफिशिएंट देखिए ये आ गया, वाई का कोफिशिएंट ये ले लिया हमने, यहाँ पे b1/b2। तो a1/a2 कितना है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा 3/2, 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ये है, और ये है 3 का फोर्थ। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको तरीका समझ में आ गया होगा। a1/a2 कितना है, 3/2, देखिए ये आ गया और ये आ गया। ठीक, और b1/b2 कितना, दिस अपॉन दिस, ये आ गया यहाँ पे। और c1/c2 दिस अपॉन दिस। ठीक है, माइनस क्यों लगाया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सब कुछ अपोन में नहीं है तो यहाँ अपन अपनी तरफ से ले लेते हैं हम। तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर का हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई में रहते हैं, और बीच वाले दोनों नीचे इनटू में रहते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आया 1/6, यहाँ पे 3 है, ये 3 से 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। ऐसे यहाँ पर देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो 5 2 जा 10, ये आ गया। c1/c2 को हमने सॉल्व किया, ये आया 1/2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहली कंडीशन यानी कि दोनों नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल है तो क्या कहेंगे हम इसको, कंसिस्टेंस। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला देखिए, सेम ऐसे किया है, a1/a2 और ये b1/b2 और ये c1/c2। यहाँ पर क्या है, तीनों इक्वल आ गए, तो इसके लिए क्या कहेंगे इसको, कंसिस्टेंस। कैसी लाइन है ये, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लेटी हुई। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। तो लीजिए थर्ड का फिफ्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वही काम करना, पहले a1/a2 निकाला, a1/a2 दिस अपॉन दिस, फिर b1/b2 दिस अपॉन दिस, c1/c2 दिस अपॉन दिस। उसके बाद देख लिया हमने, सोल्व करने के बाद देखिए तीनों सेम टू सेम आ रहे हैं। जब तीनों सेम टू सेम आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो भी कंसिस्टेंट कब होती हैं, अभी आपको बताया था कब, या तो ऐसे हो या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई हो, लेटी हुई हो। इनकंसिस्टेंट कब होती है, जब दोनों लाइन पैरेलल हो। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी ये तीनों चीज़ें सेम टू सेम होनी चाहिए। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और पैरेलल की कंडीशन क्या है, पहली दूसरी तो सेम होनी चाहिए, b1/b2 व्हाट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब आ क्या, ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। कब करना, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले वही इंग्लिश की एक लाइन लिखेंगे, यानी कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद दिस। तो ये आ गया, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 आ गया ये। दूसरा यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 2, 1/2 आ गया। c1/c2 कांस्टेंट टर्म, दिस अपॉन दिस, ये आ गया। देखिए तीनों चीज़ें सेम टू सेम आ रही है, तो क्या हो गया ये कंसिस्टेंट। चलिए अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाना हमने आपको सिखा दिया है, ये देख लीजिए इसका ग्राफ ये बन गया है। पहले इक्वेशन फर्स्ट ली हमने, इसमें एक्स के प्लेस पे अपनी तरफ से वैल्यू रखेंगे,
और रखने के बाद देखिए वाई की वैल्यू निकालेंगे। सेम बिल्कुल दूसरी इक्वेशन के लिए यही काम करना है, एक्स के प्लेस पे अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। और देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहली लाइन आएगी और जो दूसरी लाइन आएगी वो भी इसी के ऊपर आके लेट जाएगी। तो इस तरह लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ग्राफ से स्पष्ट है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आके चिपक जाती है तो इसे के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ये कौन सा था, इससे पहला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमने आपको A1/3। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। तो इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3 आ गया। देखिए इसके बाद यहाँ पे बाय कोफिशिएंट देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस लेना, जरा इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे माइनस और दूसरा वाला भी माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। C1/C2 दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पर देखिए माइनस आया लिखा था, दोनों प्लस हो गए। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तो सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है, ये कंडीशन आ रही है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो ये वाली टाइप की है, तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, पहले वही काम करना है, हमें इन इक्वेशन की कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग करने के बाद A1/A2 निकाला, B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन ही फुल हो गई, फुलफिल हो गई। तो इसे हम लिखेंगे क्या, कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना वो हमने आपको बता दिया है, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं। देखिए पहले हमने दोनों इक्वेशन नोट की, ऊपर से एक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को थोड़ा सा सॉल्व किया, यानी कि एक्स वाला राइट में ले गए, फिर एक्स के प्लेस पे अपनी तरफ से वैल्यू रखते चले गए, वाई की वैल्यू निकाल ली, उसका देखिए ग्राफ हमने बना दिया 0,6। कौन सा, ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन आ गई। उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन ली, वहाँ से फिर हमने वाई की वैल्यू निकाल ली और एक्स के प्लेस पे अपनी तरफ से वैल्यू रखते चले गए। और देखिए ये ग्राफ जहाँ पॉइंट कट कर रहा है तो वो इसका कहलाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पर कट रहा है 2,2 पर, x2 है y2 है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, x=2 और y=2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या, फिर वही काम करना है, A1/A2 निकालना है, ये आ गया। देखिए A1/A2, B1/B2 दिस अपॉन दिस, ये आ गया। C1/C2 दिस अपॉन दिस। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला दूसरा तो रेशियो सेम है, लेकिन तीसरा जो रेशियो वो नॉट इक्वल है, यानी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो इस टाइप की लाइन है और इस टाइप की लाइन का हमें सॉल्यूशन नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और मजा आने वाला। देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर होता है उसका पेरीमीटर जो होता है वो ये होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हमने इसकी जो लेंथ है y है, ब्रेथ x है, तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब इसका हाफ का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो ऐसे, यानी कि हाफ पेरीमीटर हो जाएगा x + y। या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ जो है वो y है और ब्रेथ क्या है x है, तो पेरीमीटर होता है सबका सम। सबका सम करेंगे तो 2x + 2y आएगा और उसका हाफ कितना हो जाएगा, x + y। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो पहले हमें क्या लेनी पड़ेगी, इसमें विथ माननी पड़ेगी, क्योंकि हम जो लेंथ है वो इसकी 4 ज़्यादा है। तो लेट द विथ ऑफ रेक्टेंगुलर वी एक्स एंड लेंथ मान ली वी। क्वेश्चन में क्या कहा कि इन दोनों का जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है, हाफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर विद ये 36। तो ये कितना देगा हमें, हाफ पेरीमीटर 36। फुल पेरीमीटर कितना हो जाता है, ये होता है फुल पेरीमीटर 2x + y, और हाफ के लिए ये 2 हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करके हाफ करेंगे, तो यानी x + y = दे रखा हमें 36। ओके, अब क्या कहा कि इसकी जो ये लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ में हम क्या करेंगे 4 प्लस कर दिया तो लेंथ के इक्वल आ जाएगी। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें क्या सॉल्व करना है, तो चलिए अब हम देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। वही काम करना सॉल्व करने के लिए, आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो पहले इक्वेशन से हमने y = निकाल लिया, x के प्लेस पे अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू निकाली जिससे y की वैल्यू जो है इजी आए और क्लियर आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन के लिए टेबल बना ली।
अब इन दोनों के लिए देखिए ग्राफ हमने बना लिया, जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो कटिंग पॉइंट है वही कहलाएगा x और y। तो x हो गया 16 और y हो गया 20। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अच्छे से। क्या क्वेश्चन देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी टू वेरिएबल वाली, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म आ इंटरसेक्टिंग। देखिए एक लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें इस तरह से लिखनी है कि वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट तब करती हैं जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू हो b1/b2। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम दूसरी लाइन लेंगे तो उसके जो कोफिशिएंट है वो कुछ डिफरेंट होने चाहिए, यानी सेम नहीं होने चाहिए। तो देखिए एक लाइन हमने दूसरी क्या ले ली है, तो दुनिया की कोई सी बहुत सारी लाइन होती हैं, आप लिख कर देख लें ऐसे, और बस ऐसा चेक कर लें बाद में कि इनका जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्ट के लिए क्या जरूरी है, ये होना चाहिए। तो हमने ये लाइन ले ली। आप जरूरी नहीं है कि ये लाइन लें, आप कोई सी भी लाइन ले लें, लेकिन इस तरह से लें कि इनके x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो वो नॉट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। इसी में सेकंड बात कह रहा पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए हम जानते हैं कि पहला दूसरा तो सेम होता है, तीसरा डिफरेंट होता है। तो कोई सी भी लाइन ले लो जिसमें पहले दूसरे तो सेम कर लो, बस ये चेंज कर दो। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, पहला दूसरा देखिए सेम किया, बिल्कुल जो लाइन दे रखी थी वही लिया, तीसरा वाला चेंज कर दिया। क्यों करा, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन ये होती है। तो पहला दूसरा सेम रखा हमने देखिए, और तीसरा नॉट इक्वल रखा, तो इसके लिए तीसरा वाला हमने चेंज कर दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या, वो इंसिडेंट होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो भाई क्या करना है, ऐसा हमने बिल्कुल सेम लाइन तो ले नहीं सकते, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसी भी नंबर से, 2 से 3 से 4 से, मैंने 2 से कर दी तो ये आ गई इक्वेशन। आप 3 से भी कर सकते हो। अब आप इनका रेशियो निकाल कर देखेंगे तो तीनों सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन के लिए ये लाइन हो गई, फर्स्ट के लिए ये हो गई और सेकंड के लिए ये हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दैट determine the coordinate of the vertices of triangle formed by these lines x axis and shaded the triangular region। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। एक पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस लाइन का और इस लाइन का, और ये दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगी, फिर उसका हमें एरिया भी फाइंड करना। तो जो गिवन लाइन है उससे हमने पहले क्या निकाला, एक्स कैलकुलेट किया और बाई के प्लेस पे वैल्यू रख के ये हमने टेबल बनाई। जो दूसरी लाइन है यहाँ से भी हमने देखिए एक्स निकाल लिया, ये आ गया एक्स की वैल्यू, और वाई के प्लेस पे अपनी तरफ से कुछ ऐसी वैल्यू रखी कि एक्स की वैल्यू क्लियर आनी चाहिए। ये टेबल बन गई। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हमने एक ये लाइन देखी, पहली वाले के लिए ये बन गई, दूसरी वाले के लिए लाइन ये बन गई। जब ये कट कर रही हैं तो वो दोनों लाइनें और एक्सेस देखिए ट्राइंगल बना रही है, जैसा कि आपको फिगर में दिख पा रहे होंगे, ये ट्राइंगल बन गए। अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है उसका पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या हुआ, 2,3। देखिए यहाँ पे x कितना है, 2 है, y कितना है, 3 है, तो पॉइंट कितना होगा इसके 2,3। और इस वाले पॉइंट कितना होगा, क्योंकि एक्स एक्स पे है तो एक्स एक्स पे y की वैल्यू 0 होती है, 4,0। इस वाले पॉइंट के पॉइंट कितना होंगे, -1,0, क्योंकि x की निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट, और इधर कितनी है 4 यूनिट, तो 5 हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी है यहाँ पे 3, ये 3 हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमें इसके वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्टेक्स फ्रॉम ग्राफ, ये हमने वर्टेक्स लिख दी। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। वर्टिसेज डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज देयर ट्रायंगल फ्रॉम दीज लाइंस एंड एक्सिस ट्रायंगल। अच्छा, इसको हमें केवल सेडेड करना था, एरिया नहीं निकालना। अगर एरिया निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे 1 और इधर हो जाएगा 4, यानी 4 इसका बेस हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 3, तो आप इसके एरिया को भी निकाल सकते हैं। 2 × 4 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3.2 फिनिश कर दी। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें जो क्वेश्चन है वो करने हैं हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड
का मतलब क्या, ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में भी किए थे, लेकिन 8th क्लास में जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी क्वेश्चन थे वो, और आपने आसानी से कर लिए थे। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है रखना। अब क्या रखना, देखिए आपको करना है, पहले जो इक्वेशन थे इनको एक को एक इक्वेशन मानना और इसको 2 ले लेना। इस बात का आप ध्यान रखें, इक्वेशन को हमेशा इस तरह से राउंड में लिखना है, ठीक है। और अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसको इस तरह से करनी है। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, यानी बिना राउंड के लिखेंगे, और इक्वेशन को हमेशा राउंड में लिखेंगे। ये दोनों का डिफरेंस आप समझ लें, ये आगे काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी होंगी इसको ऐसे 1 और इसको 2 इस तरह से ले लेना। फिर किसी एक इक्वेशन से आप x या y निकालेंगे और उसे उठा के सेकंड में रख देंगे। तो चूंकि हम एक वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, का मतलब रख देना। तो रख देते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमें आपके स्क्रीन पे ये आ गया। देखिए आप कैसे करना है इसको समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये रखा हुआ, तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे और इसको ले लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर टाप दी और सेकंड देखिए यहाँ पर टाप दी। अब हमें ये करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से जो भी इजी लगता है आपको, जो आसानी से निकाल सकते हो, एक्स या वाई, जो भी इजी कर सकते हो आप। इक्वेशन फर्स्ट का भी यूज कर सकते हो, सेकंड का भी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो यहाँ मुझे सेकंड वाली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू बड़ी ईजिली निकल जाएगी, वाई को उठा के राइट में ले जाएंगे। अब इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, अगर आपने सेकंड इक्वेशन से निकाला तो फर्स्ट में रखना है, और अगर फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड में रखनी है। यहाँ पे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप कौन सी वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं और कौन सी इक्वेशन से निकालना चाहते हैं, जो भी ईजी हो। तो सेकेंड वाली यहाँ मुझे ईजी लग रही थी, तो मैंने देखिए x की वैल्यू निकाली और इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दिया, फर्स्ट में। कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे रख, इसे उठा के यहाँ पे ये रख दिया। तो देखो जब यहाँ पे इक्वेशन उतारी और इसके प्लेस पे मैंने क्या रखा, 4 + y। अब इसको सॉल्व कर लिया, y और y हो गया 2y। उठा के हम ले जाएंगे राइट में, बैटरी डाउन। चलिए अब इसे क्या करेंगे हम, ये जो 4 है इसको उठा के ले जाएंगे इधर माइनस में। तो 14 में से 4 माइनस कर दिया, ये हो गया 10, और ये जो 2 है कहाँ जाएगा, इसके अपोन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके अपोन में आ गया, 2 से एक 10 कट जाएगा 5, यानी बाई की वैल्यू आ गई 5। इस बाई की वैल्यू को उठा के आप कोई सी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, ये फर्स्ट में मैंने उतार दी ये इक्वेशन और बाई के प्लेस पे जो अभी निकाला ताज़ा ताज़ा यहाँ पर रख देंगे 5। इसे राइट में ले जाएंगे, राइट में लेके जाएंगे तो इसका साइन प्लस से कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 14 में से 5 माइनस करेंगे 9। इसमें हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपका आंसर चेक करना है तो क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को उठा के दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दीजिए, और राइट और लेफ्ट सेम आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने देखिए x + y = 14, x के प्लेस पे 9 रख दिया, y के प्लेस पे 5 रखा, इन दोनों को प्लस किया तो राइट और लेफ्ट सेम आ रही है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब करते हैं, देखिए फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो लीजिए फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ये रहा स्क्रीन पे आपकी। अब कैसे करना है इसको, वही देखिए, इक्वेशन फर्स्ट लिखी, इसको सेकंड लिखी, फर्स्ट से s की या t की वैल्यू जो भी आप इजीली निकाल सकते हैं ये निकाल ली, और इस वैल्यू को उठा के s की वैल्यू कहाँ रखना, सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड कहाँ पर, इस यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए s के प्लेस पर हमने 3 + t रख दिया। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे रखे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 3 से 2 3 ऐसे कर दी, ठीक है। 2 3 = 6 और 2t और 3t, 6 जो है इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 2t है 3t हो गया 5t। 6 इधर लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना बचा 30, और 5 ये अपोन में पहुंच जाएगा, अपोन में 5 से 30 काट देंगे तो t = आ गया 6। अब इस 6 को आप फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में ये है, तो फर्स्ट में हमने t के प्लेस में 6 रख दिया। 6 रखने के बाद इस s हमें कैलकुलेट करना है, या पहले ये कहें कि t को हम राइट में ले गए और t के प्लेस पर हमने 6 रख दिया। तो t की वैल्यू जो आ गई, s की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9, और t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई थी 6। तो ये मेथड जो होता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये फोर्थ है फर्स्ट का।
तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहले इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से एक्स या वाई जो भी इजी होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वाई हमने निकाला और इस वाई को उठा के कहाँ पे जैसे अगर हमने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखना, सेकंड से निकालना तो फर्स्ट में रखना। तो ये वाई हमने उठाया और सेकंड के अंदर यहाँ पर ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 के अंदर एंट्री कर दी। अब देखिए माइनस चिन्ह हो बाहर तो ब्रैकेट जरूर लगाने, इस बात का ध्यान रखें। -3 के अंदर एंट्री करेंगे, 3 3 9 और माइनस माइनस हो गया फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज़ हम निकालने जा रहे हैं वही उसमें गायब हो जाए, रिमूव हो जाए, तो इसका मतलब उसके जो होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इसको हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे क्या लाइन लिख देनी है, हैज़ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, इतने सारे सॉल्यूशन कब तक निकालेंगे। ऐसा कब होता है, जो चीज़ हम निकालने जा रहे हैं और वो उसमें रिमूव हो जाए। या यूँ भी कहीं हम स्टार्टिंग में भी चेक कर सकते हैं, अगर इनका रेशियो ये और ये इनका रेशियो सेम हो तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। देखिए यहाँ पर रेशियो बिल्कुल सेम टू सेम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब देखिए ग्राफिकली तो कर सकते हैं लेकिन ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपकी आ गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। इक्वेशन यहाँ पर है, फिर वही काम करना है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से जो भी आप इजीली निकाल सकते हैं एक्स और वाई, तो जो भी इजी निकल सकता है एक्स या वाई वो निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी और इस वाई की वैल्यू को उठा के सेकंड में रख देंगे यहाँ पे। तो वाई की स्थान पर देखिए सेकंड वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पे एलसीएम लिया, इसकी इधर यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, ठीक है। 3 की इधर हो जाएगी, 1 की इधर। तो यहाँ देखिए पहले इस 5 के अंदर एंट्री भी हमने कर दी और साथ में 1 है, 5 के अंदर एंट्री करेंगे, 3 13 5 जा 65 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और 5 2 जा 10 2 और ये जगह 0.10 और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की हम 23 से तो आएगा 0.69। अब यहाँ से x को कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर आके ये माइनस हो गया, ठीक है। तो कितना बचा है 0.04, ये 2 अपोन में पहुँच जाएगा, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे हटा देंगे, 2 जा 4 यानी 2x की वैल्यू आ गई 2। इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रख देंगे, x के स्थान पर 2 रख दिया हमने, इसको सॉल्व किया, 2 2 जा 4, इसको राइट में ले गए माइनस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी ये 9 और 3 अपोन में पहुँच जाएगा, 3 3 जा 9 यानी y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे। तो बात अब आपको समझ में आ गई होगी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा, यानी किसी एक से x या y को निकालना और उसे उठा के किसी दूसरी इक्वेशन में रखना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से फिर हमने यूज किया, वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और ये y की जो वैल्यू है उठा के कहाँ रख दी हमने, सेकंड में। अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू हमने उठाई और सेकंड में कहाँ, y के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे। देखिए ये हमने रख दिया। अब इसका फिर वही काम जो अभी हमने बताया था, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट की इधर x की इधर। यहाँ पर देखिए x कॉमन था तो कॉमन भी हमने ले लिया, ये पहले 8 की से मल्टीप्लाई 16 आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और यहाँ पर वही काम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही चूँकि कांस्टेंट है x नहीं है तो इस पूरे को उठा कर इधर 0 के अपोन में पहुँचाएंगे और जब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो जाएगी। अब x की 0 वैल्यू आप फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी रख सकते हैं। तो x के प्लेस पे देखिए मैंने फर्स्ट उतार दी और x के प्लेस पे 0 रख दिया तो इतना पोर्शन 0 हो गया। तो यहाँ से √3 जो है ये भी ऐसे रख के यहाँ अपोन में जाएगा और जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो वो भी 0 हो जाता है। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख कर देख लीजिए, लेफ्ट में रखेंगे तो राइट के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट। तो 5th पार्ट कैसे करना है ये तरीका आपको समझ में आ ही चुका है क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। तो अब बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए 5th पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसमें फिर वही काम करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू हमें पहले निकाल लेनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट, देखिए फर्स्ट से हम निकालेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे 2 और इसकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे और 2 और 3 की इधर हो जाएगी
ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की इधर और 2 की इधर, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 10 अपॉन में पहुँच जाएगा इधर, ये आ गया। अब ये y की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है आपको, किससे निकाली थी हमने, ये निकाली थी फर्स्ट से, तो जब फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पर हम y के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे, देखिए हमने रख दिया है। अब फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये 2 10 जो 20, अब फिर वही एलसीएम ले लेंगे इसका और ये यहाँ पे ऐसे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने क्या लिया, 60 एलसीएम आ गया, 20 की इधर मल्टीप्लाई 20x, 3 की इधर करेंगे, 3 9 जा 27 और 12 3 जा 36, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 60 जो इधर इंटू में पहुँच जाएगा, इंटू में आ गया, 6 से इसको काट दिया, 10 आ गया। और इसको फिर कॉरस्पॉन्डिंग हमने कर लिया, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू उठा के हमें फिर किसी एक पर रख देनी है, y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो x = 2 आ गया, y = 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका, सॉल्व दिस हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये। देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, पहले हमें इन दोनों को बड़े प्यार से सॉल्व करना है, उसके बाद हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। तो इनको सॉल्व करने के लिए वही काम करेंगे जो हम अब तक करते हुए आए हैं, यहाँ से x की या y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और x की वैल्यू को उठा के धीरे से सेकंड वाली इक्वेशन में रख देना। देखिए x की वैल्यू 2y - 12 है, इसे उठा के कहाँ रख देना, सेकंड में, यहाँ पर ऐसे करके रख देंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे। यहाँ से x की वैल्यू 2y - 12 आई और कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे हमने x के प्लेस पे ये रख दी, देखिए पूरी 2y - 12। अब यहाँ पर इसको हमने क्या 2 से हाथों हाथ मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे मल्टीप्लाई करने से। अब इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए y की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू हम किसी एक में रख के हमने रखी, x की वैल्यू आ गई -2। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कैसे निकालेंगे, जो अभी हम निकाली हमने ताज़ी x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ पर है, ये वाली y की वैल्यू और ये x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। y के प्लेस पर रख देंगे हम कितना 5 और x के प्लेस पर रख देंगे यहाँ पे -2 और इसको सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए m की वैल्यू आ जाएगी -1। सोल्व कितनी आएगी m की वैल्यू -1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले तो आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो देखिए पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो 2 नंबर हम जो है क्या, एक x ले लेंगे दूसरा y ले लेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस, डिफरेंस कितना है 26। लीजिए एक इक्वेशन तो इसकी ये बन गई। आगे क्या, डिफरेंस 20 एंड 1 नंबर इज थ्राइस टाइम्स ऑफ अदर, यानी कि पहला वाला जो है दूसरे के थ्राइस टाइम्स यानी 3 × y के इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी, ठीक। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, देखिए यहाँ तो और भी आसान हो गया, फिर बस x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पे रखने के बाद देखिए y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड दैट। तो पहले सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या भाई, ये जान लो। सप्लीमेंट्री एंगल यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एक एंगल हम x ले लेते हैं, दूसरा y ले लेते हैं, तो वी नो डैट इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180। देखिए एक इक्वेशन तो ये आ गई बिना किसी हल्दी मिर्च मसाला लगाए। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में देखिए क्या लिखा, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स यानी कि एक स्मॉलर की बात कर रहा है, एक ग्रेटर की। तो इसका मतलब हम जो है सप्लीमेंट्री एंगल हमने x और y लिए और हमने इस तरह से लिए कि x को क्या लिया, बड़ा लिया y से, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो ये बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। बड़ा वाला यानी x y से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। जो ज़्यादा है ये वाला ज़्यादा है, तो कम वाले में प्लस कर दीजिए तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा रूल होता है जब हमें किसी के इक्वल करना है, जैसे मान लीजिए आप हैं 10 ईयर के और आपका छोटा भाई है 5 ईयर का। अब आपकी उम्र और आपके भाई की उम्र के इक्वल कब होगी, आप अपने को मल्टीप्लाई करोगे 2 से या छोटे भाई की मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें छोटे भाई को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके इक्वल हो जाएगा, आपकी उम्र के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना, बस x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देनी, रखने के बाद देखिए y की वैल्यू यहाँ आ गई है 81, फिर y की वैल्यू किसी एक में रख देंगे जो भी आपको अच्छे लगे। तो x की वैल्यू आ गई,
सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ 99 और 81, ये इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, तो क्या है क्वेश्चन? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट एंड 6 बॉल। तो भाई इसमें अभी भी आया था क्वेश्चन, देखिए फिर आ गया है ये। तो हम एक बैट की कॉस्ट मान लेते हैं x और एक बॉल की कॉस्ट y। तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x और 6 बॉल की 6y, और इन सब का जो टोटल है वो कितना है 385। देखिए ये एक x मान ली, इसको y ले ली, इन सब का सम कितना हो गया 38। तो ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि अभी भी क्वेश्चन आया था ये। सी बॉयज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। तो भाई एक बैट x का है तो 3 बैट हो जाएंगे 3x के, एक बॉल जो है वो y की है तो 5 बॉल हो जाएंगी 5y, और इन सब का जो सम है वो कितना है 750। देखिए दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई हमारी। ठीक है, आप क्या करना, फिर इक्वेशन फर्स्ट से आपको x कैलकुलेट करना। देखिए ये आ गया, राइट में ले गए, फिर ये इंटू वाला अपर में ले गए, फिर ये वैल्यू उठा के किसी एक में रख देनी। कौन से, अगर फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में, और सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में। अभी हमने रखी है, देखिए फिर 7 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 50, और y की वैल्यू फिर किसी एक में रख सकते हैं, कि y की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए। तो x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई ये 50, और x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 50। यानी कि जो बैट है वो है 500 रुपये का, और जो बॉल है वो 50 रुपये की। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। लीजिए फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये आया। पहले लैंग्वेज को पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है, इसको ठीक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अब क्या देखिए क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से समझते हैं। ए टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्टेंस ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए एक टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है, अगर आपने टैक्सी बुक की है तो आपको फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जाओ कहीं पे या मत जाओ ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर आपने बुला लिया तो जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ता है। उसके बाद जितनी आप उसको चलवाओगे उतना किराया आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे, और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, यानी कि फिक्स चार्ज के बाद अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका जो चार्ज मान लिया हमने वाई ले लिया। अब क्या अगर देखें आगे, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की तो कितने पैसे देता है वो 105। तो इसका मतलब एक्स तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, और 1 किलोमीटर के 22 रुपये थे, तो 10 किलोमीटर के ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 10y। इन दोनों का टोटल किसके बराबर है 105 के। देखिए एक इक्वेशन यहाँ से ही आ गई। अब इसी में आगे क्या कह रहा है वो, इफ़ जर्नी 15 किलोमीटर। अब देखो एक्स तो उसे दे नहीं है, चाहे वो जर्नी करे या ना करे, अगर बुक कर दिया तो एक्स तो देनी पड़ेंगे। अब चूंकि 1 किलोमीटर के 22 रुपीज़ हैं तो 15 किलोमीटर के ज़्यादा होंगे, यानी 15 बाई टोटल चार्ज, यानी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर, ये कितना दिया उसने 155। तो दूसरी इक्वेशन देखिए आपकी यहाँ गई। लैंग्वेज आप ऐसे लिख लें इसको। ठीक, अब क्या करना है, हाउ मच डज पर्सन हैव पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए क्या पे करना पड़ेगा। 25 किलोमीटर के लिए तो आपको फिक्स चार्ज देना, यानी x रुपये, और 50 इंटू वाई, यानी 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर का ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए इसको लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, लेट द फिक्स चार्ज x, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, फिर 15 किलोमीटर का 15y, और 25 किलोमीटर का 25। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखा है देखिए, ये वाली इक्वेशन हमने बताई थी, दूसरी इक्वेशन ये आ गई है, ये हमसे पूछा है, यानी 25 किलोमीटर का कितना चार्ज आएगा। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एक से हमने x की वैल्यू देखी, हमने उठाई x की वैल्यू ये निकाली इसमें, और ये वैल्यू x की वैल्यू उठा के सेकंड में रख देंगे यहाँ पे, ये इसमें। ठीक है, तो यहाँ हमने देखिए ये इक्वेशन 2 में यहाँ पे रख दी x की वैल्यू, इसको कैलकुलेट किया तो y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू बाद में किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें चार्ज किसका निकालना है, x प्लस 25 बाई का, तो x के प्लेस पे यहाँ रख देंगे हम, कितना आया था हमारा, x की वैल्यू आई थी हमारी ये 5। ठीक है, x की जगह 5 रखेंगे, यानी 5 रुपये तो फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद y की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 रुपीज़, यानी 10 किलोमीटर पर चार्ज, तो 25 इंटू 10 प्लस 5, यानी 255 रुपये उसको पेड करने पड़ेंगे। ये थोड़ी लाइन नीचे आ गई, यहाँ आप सोल्व कर लें। x के स्थान पे 5 रखेंगे, y के प्लेस पे 25 इंटू 10,
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 255 रुपये जाएंगे, 255 रुपये उसे देने पड़ेंगे। आप जगह कम है यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। देखिए जो क्वेश्चन था वो 3 का 3rd पार्ट था, मैंने 2nd का 3rd पार्ट बता दिया था बाय मिस्टेक, तो ये 3 का 3rd पार्ट था, इसको आप नोट कर लेना। और इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसे होती है पहले आप जान लें। दिस टाइप होती है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है फ्रैक्शन, यानी x अपॉन y के रूप में, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन है 9/10 इफ़ टू एडिट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर भी 2 ऐड कर दो, नीचे भी 2 ऐड कर दो, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 9/11। ये तो एक इक्वेशन तो देखिए ये बन गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया। अब आगे क्या कहा, इफ़ 3 ऐड कर दें, यानी ऊपर नीचे 3 ऐड कर दे तो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहले देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी 11 की इसकी x+2 से और 9 की y+2 से, तो इक्वेशन आ गई ये। ऐसे ही यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की इधर 5 की इधर, तो दूसरी इक्वेशन आ गई 2। अब किसी एक से x की या y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखिए इक्वेशन एक से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो x की वैल्यू देखिए ये आ गई और इस वैल्यू को उठाकर रख दिया हमने 2 में रखा, तो देखिए y की वैल्यू आ गई -23। और इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं रख देता हूँ। तो हमने देखिए ये x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं और जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। y की वैल्यू हमने 9 निकाली थी, ये आ गई x की वैल्यू 7। तो फ्रैक्शन क्या ही x/y, तो x के प्लेस पे हमने 7 रख दिया, y की प्लेस पे कितना 9, तो फ्रैक्शन कितनी हो गई 7/9। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, ठीक। तो क्या क्वेश्चन, 5 years hence, 5 years hence का मतलब 5 years hence आगे, एज ऑफ जैकोब, भाई अपने आप को थोड़ी देर के लिए जैकोब मान लीजिए, विल बी 3 times that his son, यानी आप जैकोब हैं, आपकी उम्र जो इस समय x है और आपका एक पुत्र है सुंदर सा, उसकी उम्र हमने मान ली y, ठीक है। 5 years hence यानी 5 years, अब अगर आपकी उम्र x है तो 5 years hence यानी 5 years बाद आपकी एज कितनी जाएगी x+5, और आपका पुत्र उतना ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा y+5। अब ये कह रहा है कि 5 years hence एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, यानी कि x+5 है वो 5 years बाद 3 times बोले तो y+5 की इक्वल हो जाएगा। देखिए एक इक्वेशन ये यहाँ पे ये बन गई। अब सेकंड क्या है, 5 years ago, 5 years ago यानी कि 5 आगे क्या 5 years ago तो हो गया, जैकोबी एज 7 times that his age, 5 years ago, 5 years ago बोले तो पहले, जैकोबी एज, तो इस समय एज आपकी कितनी x है, तो 5 years ago कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस के 5, और आपके पुत्र की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y-5, ठीक है। और x-5 y-5 कितना 7 times, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना, किसी अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं, ये दोनों इक्वेशन हमारे आ गए हैं कंडीशन के हिसाब से। अब किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए हमने x की वैल्यू निकाली और ये उठा के सेकंड में रख दी। फर्स्ट से x इक्वल हो गया 3y+10 और ये उठा के कहाँ रख दी हमने सेकंड में, यहाँ पे हमने रख दी, कैलकुलेट किया, y की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू उठा के यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख सकते हैं, तो थर्ड में हमने रखा और ये आ गई 40। तो वही आपकी जो एज है इस समय 40 वर्ष के हैं आप, और आपका जो पुत्र है वो है 10 वर्ष का। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोबी 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 years। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे
अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये 1 पॉइंट इसकी प्रश्न एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 की सभी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन हमने दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा सॉल्यूशन तो आपके जो फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, जिससे इसका लाभ उनको मिल जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप उसका PDF या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उसका PDF भी आप हमसे ले सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4, 3.5 और 3.6 सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देंगे, जिससे आप अच्छे से नोट्स इसके बना सकें। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।